स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम मुद्दे के कार्यक्रम में बात करने वाले हैं फिंगरप्रिंट से रिलेटेड। इंडिया ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है नेशनल ऑटोमेशन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो इस सिस्टम में ऐसा क्या खास है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम शुरू करेंगे। तो समझते हैं कि भाई क्या भारत ने उपलब्धि हासिल की है। तो जिसमें आपको टाइटल में दिख रहा होगा NAFIS, ये क्या है? तो ये बात करें तो ये है नेशनल ऑटोमेशन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इंडिया ने ये NAFIS जो डेवलप किया है, क्या इससे पहले हमारे यहाँ फिंगरप्रिंट सिस्टम नहीं हुआ करता था? तो हमारे यहाँ एक सिस्टम चलता था जिसको फैक्ट्स कहा जाता था, उसके बारे में भी आज की क्लास में देखेंगे। और फैक्ट्स के अलग अलग वर्जन चल रहे थे 1.0 और अभी जो उसका प्रेजेंट वर्जन था वो था 5.0, जिसको अपडेट करके हमने एक नया सिस्टम जो है हमने डेवलप किया है जिसका नाम क्या है, नेशनल ऑटोमेशन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिससे आपकी फिंगरप्रिंट का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन तो बहुत सारी जगह पे होता है। हम लोग ने जैसे आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स किया है तो वहां पर भी तो हमारे फिंगरप्रिंट्स का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये सिस्टम क्या है? तो ये सिस्टम जुड़ा हुआ है क्रिमिनल जो है प्रोसीजर से, मतलब कि क्राइम रिलेटेड जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके फिंगरप्रिंट से रिलेटेड जो डेटा होता है उससे रिलेटेड ये सिस्टम है। तो इसके बारे में समझते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पे इस चीज के बारे में हुआ है, और इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे कि 150 साल पुराना जो है फिंगरप्रिंटिंग का सिस्टम है। तो इससे क्या जुड़ी हुई चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एकदम इस टॉपिक को एंड तक जरूर देखेंगे ताकि चीजें हम सारी समझ सकें। तो देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फिंगरप्रिंटिंग रिलेटेड हमारे यहाँ एक संस्था है जो कि मतलब फिंगरप्रिंट रिलेटेड क्या है, वो बाकी चीजों को भी पूरी तरह से एनालाइज करती है, सर्वे करती है और उस चीज पर काम करती है, जो कि आपका एक क्रिमिनल प्रोसीजर बोर्ड है हमारे यहाँ जो इस पर वर्क करता है। तो अभी हाल में क्या हुआ, एक 2 दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस हुई, 2 डेज कॉन्फ्रेंस थी 2 दिवसीय, जो कि किसके हित में थी? NSS। अब ये NSS क्या है? तो NSS का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी बनाना, ताकि भारत की जो है आंतरिक सुरक्षा पर एक अच्छे से पूरा का पूरा बल दिया जाए और हम किसी भी तरह से अगर कोई मुद्दे से अगर जूझ रहे हैं तो वो उससे जो है भारत एक सक्षम तौर पर नजर आए। तो हुआ ये कि 2 दिवसीय सम्मेलन था नई दिल्ली के अंदर और वहां पे अमित शाह जी ने जो है इस सिस्टम के बारे में अपडेट दी कि भाई जो नाफिस है ये भारत का जो नेशनल ऑटोमेशन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है ये भारत के अंतर्गत काम करेगा। तो ये जो चीज थी ये अभी हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम किसके अंतर्गत हुआ? NSS के अंतर्गत हुआ, उसमें इस चीज की घोषणा की गई। जैसा मैंने बताया क्या हमारे पास फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम था, तो हमारे पास था जिसको फैक्ट्स कहा जाता था, उसके बारे में भी समझेंगे। पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है। और ये जो सिस्टम है इसमें बताया जा रहा है ये नेशनल ऑटोमेशन, इसके शुरुआती शब्दों पर ध्यान दें तो नेशनल ऑटोमेशन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। नेशनल का मतलब ये राष्ट्रीय स्तर पे काम करेगा, मतलब कि अगर लेह लद्दाख में किसी ने कोई जो है क्राइम किया है और वो अगर तमिलनाडु भी भाग जाता है तो वहां की पुलिस भी जो है इस फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम से ये सारी चीजें एनालाइज कर सकती है। तो ये पूरा का पूरा एक वेब बेस्ड जो है डेवलपमेंट है, एक एप्लीकेशन बनाया गया है जिस एप्लीकेशन में पूरे इंडिया के अंदर ये इंफॉर्मेशन शेयर हो सकेगी कि भाई ये क्रिमिनल जो है ये इस तरीके का क्रिमिनल है, इसके सारे फिंगरप्रिंट्स हैं, वो मैच कर सकती है दूसरी पुलिस भी। तो समझते हैं अच्छे से डिटेल में कि भाई किस तरह से काम करता है। तो अगर हम बात करें NAFIS तो ये किसके प्रावधान के अंदर जो है ये बनाया गया है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसको कहा जाता है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। फिर से इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, क्या है? नेशनल ऑटोमेशन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो राष्ट्रीय स्तर पर कैसा है? स्वचालित है, ऑटोमेटिक है। मतलब इसमें जो है आप देखेंगे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा काम करता है। अगर किसी के फिंगरप्रिंट्स अगर इसने ले लिए हैं तो वो पूरी जगह पे सिस्टम्स में अपडेट कर देगा। अगर उससे मिलता जुलता कहीं पर भी सैंपल मिलेगा तो वो खुद ब खुद बता देगा। तो इसलिए ये क्या है, नेशनल ऑटोमेशन। एफ से फिंगरप्रिंटिंग, मतलब आपके जो हस्त के जो प्रिंट्स होते हैं उनके बारे में बताएगा। आइडेंटिफाई करके ये सिस्टम है, तो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है पूरा। और इसके बारे में बात करें तो उसको नई दिल्ली में केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो, जो आपका सेंट्रल फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो जो है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो मैंने आपको बताया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो एनसीआरबी होता है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इससे पहले भी इनके पास सिस्टम्स थे, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट है। जैसे आपने देखा होगा, आप फोन खरीदते हैं तो फोन खरीदने के बाद आपने कोई फोन खरीदा तो उसका कोई नया वर्जन आ जाता है। वैसे ही फिंगरप्रिंट्स का सिस्टम हमारे पास था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट सिस्टम अभी डेवलप किया है एनसीआरबी ने, मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने, वो क्या किया गया है, तो नेशनल ऑटोमेशन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम किया गया है। इसके अलावा ये क्या है, एक वेब आधारित ऐप है। मतलब ये एप्लीकेशन है, जैसे आपके मोबाइल में एप्लीकेशंस होती हैं, तो ये जो है, जो हमारी क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, वो उसको एक्सेस कर सकती है। उसमें सारे स्टेट्स जो है कवर होते हैं, और उन स्टेट्स में किसी भी तरह का कोई क्राइम हो रहा है तो उसमें अपडेट हो जाएगा कि ये क्रिमिनल है, इसके ये सारी डिटेल्स हैं। और उससे जो है कोई भी एक स्टेट से इंटर स्टेट अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसमें भी आसानी होगी। अगर तीसरे फीचर की बात करें तो ये 24/7 है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जैसे ऑफिस आवर्स में कोई क्राइम हुआ या उस समय किसी ने चीज को अगर देखा तो रात में वो अपडेट होगा कि नहीं होगा, कि अगले वर्किंग डे में होगा। जैसे आप देखते ही हैं कि कई बार क्या होता है, एफआईआर आपने जो है वहां पर पेश की गई या आपने एफआईआर लिखवाई, अब उसकी सुनवाई एक दिन बाद हो रही है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं ऑफिशियल्स, वैसे तो थाने 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें काफी डिले होता है। तो ये जो है 24/7 आप इस पे डेटा अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेस कर सकते हैं इन डेटास को, साथ साथ पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। मान लिया जाए कि कोई केस है तमिलनाडु का और उनको महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन से बात करनी है। अब मान लिया जाए कि महाराष्ट्र का पुलिस स्टेशन तो 24 घंटे खुला हुआ है, लेकिन जिस अधिकारी से बात करनी है जिससे वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मान लिया जाए यहाँ का अधिकारी चाहता है कि महाराष्ट्र के से वो इंफॉर्मेशन, वो फिंगरप्रिंट्स उसको मिल जाएं, लेकिन उसमें काफी समय लगता था। लेकिन इस सिस्टम से क्या होगा कि वो वेब आधारित है, पूरा का पूरा वेब ऐप है, उस ऐप पे खोला गया, उस क्रिमिनल के सारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मैच करने के लिए उस पर सारी चीजें, डेटा अपलोडेड है, उसको ट्रेस किया जा सकता है, उसको रिट्रीव किया जा सकता है, आसानी से वहां पे डाउनलोड किया जा सकता है और उससे मैच किया जा सकता है, जिससे केसेस सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। मतलब बहुत त्वरित तौर पर केसेस को सॉल्व किया जा सकता होगा। इसके अलावा ये केंद्रीकृत फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से मामलों के त्वरित और आसान निपटान में मदद करेगा। जैसा मैंने बताया, इससे बहुत तेजी से जो फास्ट, जो एक तरीके से आप क्राइम्स को सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी से केसेस को जो है निपटारा भी कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इससे डेवलप हुई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सिस्टम तो डेवलप हुआ है, लेकिन इस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या सिस्टम कहीं यूज किया जा चुका है? तो देखा जाए तो इसका सबसे पहला यूज अप्रैल माह में किया गया था। कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसके यहाँ पे NAFIS का प्रयोग किया जा चुका है एक मृत व्यक्ति को पता करने के लिए। मतलब क्रिमिनल था जो कि जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उस पर जो है ये सिस्टम अप्लाई किया गया डिसीज पर्सन के ऊपर, और उससे आइडेंटिफाई कर लिया गया ये जो व्यक्ति है ये कोई हिस्ट्री शीटर है, उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन ये सारा दे सकता है। क्योंकि मैंने क्या बताया, ये क्रिमिनल रिलेटेड है, ये आम जनता के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर रहा है, ये जो भी क्राइम करते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन को ये गैदर कर लेता है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो ये अभी मध्य प्रदेश में अप्रैल माह में प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन जो अगस्त महीने में अमित शाह जी ने इसको जो है पूरी तरह से इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। अब ये पूरे भारतवर्ष में काम करेगा, लेकिन इसका प्रयोग पहले हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस सिस्टम के अंदर क्या होगा, तो हर क्रिमिनल, अगर कभी कोई पुलिस स्टेशन में कोई भी क्रिमिनल गया तो उसके ऊपर एक नंबर जनरेट होगा, और उस नंबर जनरेशन में आपके क्या होंगे, 10 डिजिट का एक नंबर होगा। अब देखिए ये 10 डिजिट का जो नंबर है इसको नाम दिया गया है NFN। इसका मतलब है नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर, NFN। जैसे आपका आधार कार्ड होता है तो आधार में एक यूनिक आईडी आपको दिया जाता है, वैसे ही ये सेम चीज कोई क्रिमिनल है, कोई अपराधी है, उस अपराधी को किसी थाने में ले जाया गया किसी क्राइम रिलेटेड, तो अब क्या होगा
NAFIS में उसका डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कोई ना कोई तो नंबर होना जरूरी है, तो उसको एक नंबर दिया जाएगा जिसको बोला जाएगा NFN, मतलब नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर। अब इस नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर कितने डिजिट का होगा, तो 10 अंक का होगा। इस 10 अंक में क्या होंगे, शुरुआत के जो 2 अंक होंगे, मान लिया जाए 01 है या 02 है या 03 है, तो ये क्या किया जाएगा, ये शुरुआत के जो 2 अंक होंगे वो बताएगा स्टेट के बारे में कि किस राज्य से बिलोंग करता है। मान लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश को नंबर दिया गया है 03, तो 03 से पता कर लिया जाएगा ये जो क्रिमिनल है, अगर जैसे कोई भी, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु का केस अगर महाराष्ट्र के किसी क्रिमिनल से है, तो वहां पर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होगा, जो NFN होगा, उससे आसानी से पता कर लिया जाएगा कि ये क्रिमिनल पहले इस राज्य में एक्टिव था। तो वहां की पुलिस से और भी डेटा इकट्ठा किया जा सकता है और उसके फिंगरप्रिंट रिलेटेड सारे जो डेटाज होंगे वो इसी आईडी के ऊपर काम करेंगे। मतलब अगर कोई क्रिमिनल आज गिरफ्तार हुआ है और मान लिया जाए कि वो कुछ जो भी क्राइम था उसने सजा काटी और फिर छूट गया, तो ऐसा नहीं होगा कि अगली बार वो क्राइम करेगा तो उसको कोई नया नंबर दिया जाएगा। लाइफ लॉन्ग, मृत्यु पर्यंत तक यही 10 डिजिट का जो नंबर है उसका चलता रहेगा और कितनी भी FIR उसके ऊपर आती जाए उसी में वो पूरा डेटा स्टोर होता जाएगा कि भाई इसने ये क्राइम किया था, इसके ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो जिससे पुलिस को आसानी से पूरा का पूरा उसकी हिस्ट्री को भी पता करने में आसानी हो जाएगी। तो NFS एक अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय नंबर, एक 2 डिजिट नंबर देगा 10 अंक का, जिसमें अगर हम 2 डिजिट की बात करें तो मैंने बताया वो स्टेट से रिलेटेड होगा, बाकी अन्य 8 डिजिट से उसको नंबर दिया जाएगा। और ये राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर, नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर NFN प्रदान करता है। और देखा जाए तो देखा, ये जो हमने बात करी NCRB के पास तो है ही, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने तो ये सारी चीजें करके रखी है। नाफिस की इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पर भी शेयर होगी जिसको CCTNS कहा जाता है, मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। मतलब अगर कोई क्रिमिनल आया है तो उस क्रिमिनल की रिकॉर्ड्स सारी जगह पर अपडेट हो जाएंगी। वो CCTNS से भी आप उस चीज को, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। साथ साथ जो आपका नेशनल ऑटोमेशन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है वहां से भी उसकी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझने आ रही होगी कि भाई इस तरह का सिस्टम इंडिया ने डेवलप कर लिया है और ये अब सारे राज्यों में लागू हो जाएगा। तो आपके दिमाग में वही वाला क्वेश्चन आ रहा होगा जो शुरू में मैंने आपको बोला, क्या इससे पहले भी ये चीज काम करती थी? तो बिल्कुल करती थी। 1986 की बात करें, 1986 में जब राजीव गांधी सरकार थी भारत में, तो ये मुद्दा काफी चर्चाओं में आया था। तो उस समय के जो गृह मंत्री थे उनसे कहा गया था कि भाई भारत के अंदर जो क्राइम है इनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें फिंगरप्रिंट्स जो होता है, जैसे आज आप देखते हैं कहीं पर भी कोई क्राइम होता है तो फॉरेंसिक टीम वहां जरूर जाती है, तो उसी तरह से 1986 में जब राजीव गांधी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे तब ये मुद्दा काफी चर्चाओं में आया था। तब जो है इसके लिए भी एक कमीशन बनाई गई थी और उस कमीशन के रिकमेंडेशन पर एक फैक्ट नाम की चीज चालू की गई थी जो फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करता था, जिसको फैक्ट्स 1.0 कहा गया और उसी के अलग अलग वर्जन्स डेवलप हुए। तो उस चीज को भी समझते हैं कि भाई पहले क्या स्थिति थी जिसके बाद ये अभी ये सिस्टम काम कर रहा है। तो इसके पीछे बात करें तो ये पहली बार प्रयास में किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसका सबसे पहली जो चर्चा हुई 1986 में हुई। 1986 के बाद 1992 का वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है और 1992 के बाद 2007 तक जो सिस्टम चल रहा था वो यही था। 2018 में NCRB ने ये चिंता जताई कि हमारा जो सिस्टम है वो काफी पुराना है, क्योंकि 1986 की रिकमेंडेशन जो थी अनुशंसा पर जो है सबसे पहले काम किया गया था। तो इसमें बात करें तो 1986 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग, नेशनल पुलिस कमीशन बनाई गई और नेशनल पुलिस कमीशन की अनुशंसा पर यह कहा गया कि भाई फिंगरप्रिंट के क्षेत्र में कुछ कदम उठाए जाएं और ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे क्रिमिनल एक्टिविटीज को थोड़ा सा सर्च किया जाए, मतलब कम किया जाए और उस तरीके से जो है उस पर एक तरीके से शिकंजा कसा जाए। तो 1986 की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया और इसी के आधार पर एक नया सिस्टम डेवलप हुआ जिसको कहा जाता था फैक्ट्स, और ये फैक्ट्स 1.0 बनकर तैयार हुआ कब? 1992 में। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो NFIS की बात हो रही थी, अब ये फैक्ट्स क्या है? तो इस फैक्ट को भी समझ लीजिए। इस फैक्ट का फुल फॉर्म होता था फिंगरप्रिंट एनालिसिस क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम। तो हमारे पास एक सिस्टम हुआ करता था जिसको हम क्या कह रहे हैं? फिंगरप्रिंट एनालिसिस क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि
1986 में जो राष्ट्रीय पुलिस कमीशन बनी थी, मतलब नेशनल पुलिस कमीशन का जो अनुशंसा थी रिकमेंडेशन पे 1992 से 1992 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। तो उनके समय ये जो है बताया जाता था कि ये सिस्टम लाया गया जिसको क्या कहा गया, फैक्ट्स 1.0। अब फैक्ट्स 1.0 के बाद जैसे आप विंडोज सुनते हैं कि विंडोज का भी कोई ये वर्जन चल रहा है तो उसके बाद दूसरा अपडेट हो जाता है, या आप आईफोन देख रहे हैं कि आईफोन 13 चल रहा है, अब आईफोन 14 आने वाला है। तो ऐसे ही क्या था, फैक्ट्स का सबसे पहला वर्जन आया था 1.0, इसमें अपडेट हुआ, फिर 2.0 आया, फिर 3.0 आया, 4.0 आया। ऐसा अभी जो वर्तमान में 2007 में अपडेट किया गया था वो था फैक्ट 5.0। तो ये हम यूज कर रहे थे। अब इसी पे चिंता जताई किसने, एनसीआरबी ने, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने, कि हमारे पास जो फिंगरप्रिंट एनालिसिस सिस्टम है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, हमारे पास कुछ नई चीज होनी चाहिए जिससे कोई भी क्रिमिनल के जो रिकॉर्ड्स हैं पूरे भारतवर्ष में एक्सेस कर सके, इसलिए हमने एनएफएसआईएस को डेवलप किया है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये प्रयास कब से चालू हो गए थे, 1986 से। सबसे पहली बार जो मैंने आपको बताया इसकी शुरुआत 1992 में भारत की पहली स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से मौजूद मैनुअल रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के साथ हुई, जिसमें फिंगरप्रिंट विश्लेषण और आपराधिक ट्रेसिंग सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया फैक्ट्स का मतलब क्या है, तो फिंगरप्रिंट एनालिसिस क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम कहा जाता था। तो ये 1992 में किया गया। उसके बाद बताया गया कि इसमें और भी चीजें चेंज की गई। फैक्ट्स 5.0 2007 में अपग्रेड किया गया था और एनसीआरबी द्वारा 2018 की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि अपने शेल्फ जीवन से अधिक, मतलब जितना इसको यूज करना था उससे ज्यादा आप यूज कर चुके हो। मान लिया जाए आप कोई चीज को इस्तेमाल कर रहे हो, उसका अत्यधिक इस्तेमाल कर चुके हो, तो क्या होता है, वो कभी ना कभी उसमें लूप होल्स निकल आते हैं। तो ये एनसीआरबी ने यही चीज बोली कि इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा चुका है, तो अब कुछ नया सिस्टम डेवलप किया जाए। तो उसके बाद ये हाल ही में जो अभी चर्चा में सुन रहे हैं आप, एनएफएसआईएस, इसको डेवलप किया गया क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट थी तो माना गया था, और इस प्रकार एनएफएसआईएस द्वारा प्रस्तावित की आवश्यकता हुई, जिसको हम क्या कह रहे हैं, नेशनल ऑटोमेशन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो ये डेवलप किया गया। तो आपको एक पूरी टाइमलाइन समझ आ रही होगी कि भारत में सबसे पहली बार प्रयोग कब किया गया। तो भारत में 1986 में एक नेशनल पुलिस कमीशन बनी। नेशनल पुलिस कमीशन ने ये इच्छा जताई कि भाई हमारे यहाँ फिंगरप्रिंट से रिलेटेड सिस्टम होना चाहिए, जिसको करते करते 1992 हो गया। 1992 में ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एएफआई के द्वारा फैक्ट्स 1.10 को स्टार्ट किया गया। उसके बाद उसमें धीरे धीरे चेंजेस किए गए और इसका कौन सा आ गया था, 5.0 2007 के लगभग। और 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से एनसीआरबी ने कहा कि एक नया सिस्टम डेवलप किया जाए, तो हमने अब डेवलप कर लिया है नेशनल ऑटोमेशन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, नाफिस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो चीज थी, ये इसका पूरा का पूरा आपको समझ में आया कि किस तरीके से ये पहले था, अभी वर्तमान में क्या है। तो एनएसएस की जो अभी हाल ही में 2 दिवसीय मीटिंग हुई जिसमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात की गई, तो अमित शाह जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत कर दी गई है। अब भारतवर्ष में इसको आसानी से यूज किया जा सकेगा, जिससे केसों का जल्दी निपटारा किया जा सकता है। अब देखिए ये बात तो हो गई कि अभी कैसे सिस्टम चल रहा है। मैंने आपको शुरुआत में एक और बात कही थी कि इसका फिंगरप्रिंटिंग का जो सिस्टम है ये लगभग 150 साल पुराना है, मतलब ये भारत की आजादी के समय से जुड़ा हुआ है। उस 150 साल इतिहास पुराने में हम क्रेडिट देते हैं विलियम हर्शल को। विलियम हर्शल जो थे, इन्होंने सबसे पहली बार ब्रिटिश काल में लगभग 1859 से 60 के मध्य इस चीज का इस्तेमाल करने जो है चालू कर दिया था। आपको लग रहा होगा क्या उस समय क्या क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए कि 1857 की क्रांति के बाद अगर किसी की जांच की जा रही होगी तो क्या उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे? तो ऐसा नहीं है, उस समय फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल अलग तौर पे किया जाता था। विलियम हर्शल जो थे, इनको इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि किसी भी व्यक्ति के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं एक व्यक्ति के दूसरे से मैच नहीं करते हैं। तो इन्होंने इस चीज को इस्तेमाल किया प्रशासनिक कार्यों में, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में। इन्होंने देखा कि भाई अगर जैसे हम किसी को पेंशन बांट रहे हैं, किसी भूमि का कोई मुद्दा है कि किसी एक व्यक्ति को भूमि प्रदान की जा रही है, या कोई भी प्रशासनिक कार्य से जुड़ा हुआ है कि किसी से टैक्स वसूला जा रहा है या किसी को कोई राशि प्रदान की जा रही है, तो इन सारी चीजों हम उनके क्या इस्तेमाल करें, हम फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड रख लें और इस फिंगरप्रिंट के रिकॉर्ड से ये चीजें जो है आसानी से जो है पता रहेगी कि भाई इनके नाम पर ये फिंगरप्रिंट लिया गया है। जैसे आज भी आपने कई जगहों पे देखा होगा लोगों के हाथ का अंगूठा लिया जाता है, तो अंगूठे लेने के पीछे का पूरा रीजन क्या है,
तो वो जो था ये सबसे पहले जो ये विलियम हर्शल साहब थे इनके द्वारा किया गया था। इनके बारे में अगर जाने तो एक आईसीएस ऑफिसर थे और प्रशासनिक अधिकारी थे। कहाँ के? बंगाल के अंदर एक जगह आती है जिसका नाम है हुगली। ये हुगली के एक प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। तो इन्होंने सबसे पहली बार प्रयास किया इस चीज को किसके अंदर? प्रशासनिक गतिविधियों के अंदर। तो प्रशासनिक अधिकारी थे तो अपना काम निकालने के लिए इन्होंने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करने लगा। और ये जो था सबसे पहले खुद का ही फिंगरप्रिंट निकाला। ये जो है आप देखेंगे तो बिगिनिंग ऑफ द फिंगरप्रिंटिंग 1859-60 के अराउंड इन्होंने इस चीज को निकाला कि इस तरीके से एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच नहीं करता है, तो हम इनको प्रशासनिक गतिविधियों में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये चीज वहां पे होने लगी। इसके अलावा आपको लग रहा होगा क्या उस समय क्राइम होते थे तो उसके लिए क्या सिस्टम हुआ करता था? तो उस समय जो क्राइम्स होते थे उनके लिए एक सिस्टम यूज किया जाता था जिसको कहा जाता था एंथ्रोपोमेट्री। ये एंथ्रोपोमेट्री में क्या होता था? किसी भी क्रिमिनल की हाइट्स को लिया जाता था, चौड़ाई को लिया जाता था कि कैसे दिखने में, जैसे आपने आज भी सुना होगा आपने कई बार लोगों के स्केच बनाए जाते हैं, तो इस चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल था। फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन ये जो चीज थी एंथ्रोपोमेट्री हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे देखिए यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है 1859-60 के अराउंड बात कर रहे हैं। ये उस समय से चालू हुआ था और इसको लगभग अब तक 150 साल हो चुके हैं, 150 ईयर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि भाई फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल तब भी होता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो ये एंथ्रोपोमेट्री थी इससे चीजें चेंज की गई कि भाई क्रिमिनल रिलेटेड कोई आपराधिक कार्यों में भी फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले 1897 में प्रयास होना चालू हो गया था कि भाई एंथ्रोपोमेट्री से कई चीजें जो हैं, क्योंकि भारत में इतने सारे लोग हैं, सब एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। क्योंकि यहाँ पर हाइट्स की बात की जाए तो देखा जाए तो भारत में लोगों का जो कद काठी होती है वो अमूमन एक जैसी ही देखने मिलती है। तो ब्रिटिश क्या होते थे? कंफ्यूज होते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई फिंगरप्रिंट का भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी दो व्यक्ति की हाइट सेम हो सकती है, किसी भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने 1897 में इसकी ओर जो है जाना चालू किया, मतलब एंथ्रोपोमेट्री से वो फिंगरप्रिंटिंग्स की ओर बढ़े। तो भाई फिंगरप्रिंटिंग्स के लिए जो है उस समय एक व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा का पूरा इस पे अध्ययन किया। इनके दो सबऑर्डिनेट्स थे जिन्होंने की फिंगरप्रिंटिंग्स को क्रिमिनल एक्टिविटीज में हम कैसे लगा सकते हैं, मतलब आपराधिक मामलों में फिंगरप्रिंटिंग का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पर 1901 में एक रिपोर्ट बनाई गई। 1897 में ये प्रयास चालू हो गए। किसके द्वारा? रिचर्ड हेनरी के द्वारा। देखा जाए तो भारत में सबसे पहले कौन चालू कर रहा है? तो विलियम हर्शल चालू कर रहे हैं प्रशासनिक कार्यों में। लेकिन आपराधिक मामलों में किसने चालू किया? तो यह है सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी। इन्होंने 1901 में एक रिपोर्ट पेश करी और इस रिपोर्ट को बनाने में इन्होंने दो लोगों का बहुत सहारा लिया। एक अजीलुल हक थे और दूसरे थे हेमचंद्र बोस, एचसी बोस भी कहा जाता है इनको। तो इनकी रिपोर्ट जो है 1901 में इन्होंने लंदन में जाकर पेश करी। वहां पर इनकी रिपोर्ट को काफी सराहा गया। तो पूरा का पूरा क्रेडिट किसने ले लिया? हेनरी साहब ने ले लिया। इन दोनों के बारे में बताया ही नहीं कि इनके आधार पर हमने ये रिपोर्ट पेश करी है। तो उस समय ये काफी फेमस हो गया था हेनरी क्लासिफिकेशन, मतलब फिंगरप्रिंट्स के लिए जो पूरी तरह से कैसे फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है क्रिमिनल्स को, तो इनको काफी वाहवाही मिली। बाद में 1925 में ये बताया गया, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि भाई जो मेरी रिपोर्ट बनी थी इस रिपोर्ट में इन दो व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल था, एक अजीजुल हक और दूसरे थे हेमचंद्र बोस। तो इनको वापस से जो है फिर सम्मान दिया गया। 1925 में अगर हम बात करें तो अजीजुल हक को खान बहादुर, अजीजुल हक और हेमचंद्र को राय बहादुर, मतलब दोनों को एक एक टाइटल दिया गया, शीर्षक दिया गया। एक को खान बहादुर का और दूसरे को राय बहादुर का। तो फिंगरप्रिंट्स के लिए इन दो व्यक्ति को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। भारत में सबसे पहले विलियम हर्शल, फिर रिचर्ड हेनरी के दो सबऑर्डिनेट जिनको खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधि दी गई। तो ये पूरा मामला है जो हमने शुरुआत से समझा कि भाई किस तरीके से भारत में सबसे पहली बार फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया। उसमें विलियम हर्शल का रोल था जो एक आईसीएस अधिकारी थे, हुगली जिले में इसका इस्तेमाल किया गया। फिर रिचर्ड हेनरी ने इसको क्रिमिनल एक्टिविटीज, आपराधिक मामलों में भी इस्तेमाल किया। इस पर पूरा का पूरा जो अध्ययन था, मतलब पूरी तरह से इसके ऊपर जो रिसर्च थी, अनुसंधान जो था, इन दो व्यक्तियों का था, अजीजुल हक और हेमचंद्र बोस। लेकिन उसके बाद 1986 में जब भारत आजाद हुआ है तो उसके बाद इसी तरह से सिस्टम चल रहे थे, लेकिन फिर नेशनल
जो पुलिस कमीशन बनाई गई, राष्ट्रीय पुलिस आयोग बनाया गया 1986 में, उसकी रिपोर्ट आई 1992 में, फैक्ट्स बनाया गया जो मैंने आपको बताया, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम, उसके ही अलग अलग वर्जन थे। 2007 में उसका 5वां वर्जन आया। और फिर एनसीआरबी जो राष्ट्रीय क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो जो है हमारी, उसने कहा कि ये सिस्टम काफी पुराना हो चुका है, हमें कोई नए सिस्टम की जरूरत है। फिर हमने नया डेवलप किया है NAFIS, जिसको कहते हैं नेशनल ऑटोमेशन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसकी हाल ही में अभी आधिकारिक घोषणा हो गई और पूरे भारतवर्ष में उसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था जिसको हमने यहाँ पे कवर किया है। होप ये सेशन आपको समझने आया होगा। कोई भी तरह के इश्यूज हैं, इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई तरह के सजेशंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।